दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जाट कम्युनिटी के एक बहुत बड़े हितैषी हुए हैं जिनको जाट कम्युनिटी है ना पूरी श्रद्धा भाव से याद करती है और काफ़ी रिगार्ड करती है, वो है सर छोटू राम जी। तो दीनबंधु सर छोटू राम जी ने जाटों के प्रति एक दो लाइन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रह जाट बावड़े एकता बोलना सीख ले और दुश्मन न पहचान ले। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि जाट कम्युनिटी को बोलना नहीं आता और उसको ये पता ही नहीं है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। अगर हम उस समय की बात करें तो उस टाइम तो दोस्तों अंग्रेजों का ज़माना था, नहीं इतने ज़्यादा स्कूल नहीं हुआ करते, कॉलेज नहीं हुआ करते। जो सक्षम हुआ करते पढ़ने में, अच्छे परिवार से थे, वही अपनी एजुकेशन ले पाया करते। लेकिन आज के ज़माने में हर गाँव के अंदर सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है और हर छोटे शहर के अंदर नज़दीक का शहर जो भी होता है उसके अंदर कॉलेज भी हैं और बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी भी हैं, आईआईटी, आईआईएम जैसे अब तो गाँव में भी खुलने लगे। यानी एजुकेशन का सरकार ने इतना ज़्यादा वो अरेंजमेंट कर दिया है कि अब कोई भी आदमी है ना उच्च शिक्षा ले सकता है, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जाटों का जो डीएनए है ना वो वही है पुराने वाला। यानी जो दिल में आया वो बोल दिया, जो कहना हो वो कर दिया, कह दिया और जो करना हो वो कर दे। उससे वो फर्क नहीं पड़ता कि सामने वालों को क्या नुकसान होता है या वो खुद को क्या नुकसान होता है या फिर उसको आर्थिक नुकसान होता है या राजनीतिक नुकसान होता है या सामाजिक नुकसान होता है। मुझे लगता है कि जाटों के अंदर ये सोचने समझने की शायद कैपेसिटी है ही नहीं। जाट कम्युनिटी शायद इतने सरल हैं या फिर उनमें समझ नहीं है या मूर्ख है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वर्तमान में जो अपने जगदीप धनखड़ जी पूर्व उपराष्ट्रपति, उनके संदर्भ में बात कर रहा था। तो कल मैंने वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर सोचा कि क्या सिर्फ जगदीप जगदीप धनखड़ जी का ही ये ऐसा काम था कि वो इतने बड़े पद पे जाके भी उन्होंने इस तरह के कार्य किए कि पार्टी को उनसे इस्तीफा लेना पड़ा। तो मैंने जब थोड़ा-सा पीछे जाने की कोशिश की तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि किन-किन आदमियों के बारे में मैंने थोड़ी स्टडी की। तो हम बात शुरू करते हैं चरण सिंह जी से। चौधरी चरण सिंह जी जाटों के बहुत लोकप्रिय नेता हुए हैं और सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने भी कभी भी ये नहीं सोचा कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। तो वो जब प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, तो इंदिरा गांधी जी के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी और वो बाहर से समर्थन दे रही थी। यानी जब भी वो समर्थन ले लेती तभी उनकी सरकार गिर जाती और ये चौधरी चरण सिंह जी को भी पता था। तो जब इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हारी तो उन्होंने इमरजेंसी के अंदर कुछ ज्यादतियाँ की थी, तो वो केस चले हुए थे। तो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को ये कहा कि मेरे ये जो इमरजेंसी के टाइम की ज्यादतियों के केस हैं इनमें थोड़ी-सी छूट दी जाए। तो चौधरी चरण सिंह जी ने सीधा उनको ये कहा, नहीं कोई छूट नहीं मिलेगी और तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा और मैं किसी तरह की कोई भी तुम्हारे प्रति इसमें वो दया भाव या फिर कानून के प्रति रहम नहीं दिखाऊँगा। तो बस उनका इतना कहना था। इंदिरा गांधी जी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और वो सिर्फ 23 दिन इस देश के प्रधानमंत्री रह के उनको त्यागपत्र देना पड़ा, उनकी सरकार चली गई। लेकिन अगर वो थोड़ा-सा उस मामले को अटका देते, थोड़ा-सा आगे बढ़ा देते तो कम से कम मैं समझता था कि वो प्रधानमंत्री लंबे टाइम तक रहते, कम से कम 2 ढाई साल तक तो वो ज़रूर रहते और उस 2 ढाई साल में किसानों के लिए वो बहुत कुछ कर सकते थे, जाट कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। पॉलिसी बना सकते थे, विकास कार्य करवा सकते थे और काफ़ी कुछ कर सकते थे। लेकिन 23 दिन के बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों आते हैं चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी ऐसे नेता थे जो आदमी नहीं, मतलब आम जन ही नहीं, आम आदमी ही नहीं, बड़े-बड़े नेता भी उनको दिल से प्यार किया करते, सम्मान किया करते। जो कोई कितना ही बड़ा नेता हो, उनके दिल में भी उनके प्रति रिस्पेक्ट हुआ करती। लेकिन उनके बारे में भी ये है कि वो कभी भी बोलते हुए सोचा नहीं करते, जिसने जो कहना होता वो उसको कह दिया करते, जिसको धमकाना होता धमका दिया करते। और कई बार लोगों ने उनको कहा भी आगे चोई साहब आप ऐसा क्यों बोलते? तो यही कहा करते, वो मेरे जो दिल में है वही मेरी ज़ुबान पे है और मैं तो एक ताऊ का रोल निभा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने उनके सामने एक मौका आया था प्रधानमंत्री बनने का और वो 4 मिनट तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे दोस्तों। लेकिन सिर्फ 4 मिनट के अंदर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का पद है ना वीपी सिंह को सौंप दिया कि नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा, मैं अपना ये जो पद है इसका ऑफ़र देता हूँ वीपी सिंह को। और जिस वीपी सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, उसी वीपी सिंह के कारण
उनके लड़के यानी ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और उन्हीं वीपी सिंह के कारण ही चौधरी देवीलाल जी को राष्ट्रीय मोर्चा छोड़ना पड़ा। यानी विश्वासघात ऐसा कि जिस देवीलाल ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, अपनी खुद की प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और उन्हीं के कारण उनका राजनीतिक जो भविष्य उसके बाद वो डाउन होता चला गया। अब ये सोचिए, अगर प्रधानमंत्री बन जाते चौधरी देवीलाल जी, तो जाट कम्युनिटी के लिए, किसानों के लिए कितना कुछ कर देते। उन्होंने बगैर प्रधानमंत्री रहते हुए भी इतना कुछ किया है, किसानों के लिए इतना कुछ किया है। अब ये जो बुढ़ापा पेंशन है, इसकी सोच लाने वाले भी चौधरी देवीलाल जी हुआ करते। आज से 10,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन कर दो, लेकिन उसकी सोच थी वो चौधरी देवीलाल जी की देन थी। इतने लोगों के प्रति इतना उनके काम करने का वो आया करता, लोगों से इतना ज्यादा प्यार किया करते, लेकिन सिर्फ अपनी बोल के कारण और अपनी सोच के कारण वो पीछे हटते चले गए और एक दिन राजनीतिक गर्त में चले गए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें सतपाल मलिक जी की, सतपाल मलिक जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन लास्ट में जब वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने लगे तो मोदी जी ने, अब ये अब बीजेपी सरकार कही है कुछ भी कही है, उन्होंने उनकी उम्र को देखते हुए, राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उनको बिहार का वो बना दिया गवर्नर। लेकिन जब बिहार के गवर्नर थे तब भी वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काफी कुछ बोल दिया करते कि ये जो नेता हैं, बीजेपी नेता हैं, कॉलेज बना रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज बना रहे हैं, इनको नेता होने का नहीं होना चाहिए, लूटने लग रहे हैं, ये करने लग रहे हैं। यानी उन्होंने बीजेपी सरकार को और मोदी जी को इतना शर्मिंदा किया कि लास्ट में बीजेपी सरकार ने, या भारत सरकार कहिए या राष्ट्रपति जी कहिए, उनको गवर्नर बनाना पड़ा उनको जम्मू कश्मीर का। लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने तब भी उन्होंने ये पुलवामा अटैक हुआ था उसके लिए उन्होंने आरोपी बना दिया नरेंद्र मोदी जी को, और ये कह दिया कि इसके पीछे उनकी सोच है। अगर वो उसमें लेके जाते सैनिकों को, अगर हेलीकॉप्टर में लेके जाते तो वो नहीं बनते, और उन्होंने जानबूझ के ये अटैक होने दिया ताकि इसको चुनाव में वो किया जाए। तो लास्ट में मतलब सरकार को बर्खास्त करना पड़ा है कि ये नौबत आ गई। और जब उन्होंने रिश्वत कांड का मामला था जो 200 करोड़ का, आज वो सीबीआई से बचने के लिए हॉस्पिटल में बहाना बना के पड़े हुए हैं ताकि सीबीआई उनको गिरफ्तार ना कर सके। ये हालत उनकी खुद की हुई है कि कोई और जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। अब अगर बात हम करें जगदीप धनखड़ जी की, तो जगदीप धनखड़ जी को पहले पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया, वहां पर भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ काफी कुछ काम करने का प्रयास किया, किसी को कुछ भी कह दिया करते, अनावश्यक रूप से अमर्यादित टिप्पणी ममता बनर्जी के खिलाफ बोल दिया करते, या और भी संविधान के प्रति या जजों के प्रति जो भी वो जो उन्होंने कहना होता वो कह दिया करते। और जिस दिन वहां से हटा के ने फिर आखिर मोदी जी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, ये सोच के कि जाटों के अंदर इनकी काफी अच्छी पकड़ है और जाट कम्युनिटी है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बने, पता नहीं वो क्यों, ऐसे तो जाटों की एक आदत रही है कि जैसे उनको कोई बड़ा पद मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है, तो वो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं और दुनिया को कुछ समझते नहीं। यही जगदीप धनखड़ जी ने किया। जैसे वो उपराष्ट्रपति बने, वो अपने हिसाब से चलने लगे और उल्टा बीजेपी के खिलाफ ही कार्य करने लगे, और कांग्रेस का और दूसरे जो पार्टियां हैं विपक्ष के, उनके हाथों का खिलौना बनने लगे और उन्हीं के अनुसार काम करने लगे। जबकि वो विपक्ष जिन्होंने महाअभियोग का प्रस्ताव वो धनखड़ के खिलाफ ही लेके आए, जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ लेके आए थे, और अगर बीजेपी उनको नहीं बचाती तो उनको महाअभियोग का सामना करना पड़ता और उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ता और उनकी इंसल्ट होती वो अलग। लेकिन उसमें भी बीजेपी ने उनको बचाया, उनकी प्रतिष्ठा को बचाया, और उसके बावजूद भी वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, न्यायिक पालिका के प्रति भी उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और लास्ट में बीजेपी के खिलाफ ही वो कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहे थे कि अगर वो कदम उठ जाते तो बीजेपी संकट में पड़ जाती उस चीज से। तो जिस पार्टी ने उनको गवर्नर बनाया, जिस पार्टी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा का सभापति बनाया, उसी पार्टी के खिलाफ वो कदम उठाने लग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद जाटों के अंदर ही कुछ ऐसा वो है कि वो उनको सफलता हजम नहीं होती, उनको मान सम्मान हजम नहीं होता। अगर वो लोग थोड़ा सा भी दिमाग से काम ले लें, शांति से काम ले लें, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए नहीं, पूरी जाट कम्युनिटी के लिए ये बहुत बहुत ही बेहतर होगा। वो पता नहीं क्यों थोड़ा पद मिलते ही इतना अपने आप को इस पूरी दुनिया का मालिक क्यों समझने लग जाते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में दोस्तों बहुत सी इलेक्शन कवर किया, और कई ऐसे इलेक्शन मैंने देखे हैं जो नगर पालिका, नगर परिषद या
नगर निगम के इलेक्शन हुए हैं और उस इलेक्शन में जो भी पार्टी सिंबल देती है, उस पार्टी के स्टेट लेवल के कैबिनेट मंत्री उस इलेक्शन में उस पार्षद के पक्ष में जाते हैं, प्रचार करते हैं और दरियों के ऊपर ऐसे लेटे रहते हैं जिसमें रेत फैला होता है, कचरा होता है, उस दरियों में आम वर्कर की तरह पड़े होते हैं, आम वर्कर की तरह प्लास्टिक की उनमें खाना खाते हैं। यानी कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये स्टेट लेवल के कैबिनेट मंत्री भी होंगे। और उन डोर टू डोर कच्ची गलियों में धूल से सने हुए कपड़े डोर टू डोर वोट मांगते हैं। यानी एक आम साधारण से कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि हम कैबिनेट मंत्री हैं, हम इतने बड़े हैं और हमें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जाट कम्युनिटी में पता नहीं ऐसे कहाँ से ये जीन आए हुए हैं, आके जैसे थोड़ा सा पद मिलता है वो उस आदमी को डाउन करने की कोशिश करता है जिसने उसको पद दिया, वो मान सम्मान दिया, उसको इज्जत दी, उसको पैसा दिया। लेकिन ये बहुत ही समझ से परे की बात है दोस्तों कि क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्यों क्यों नहीं सोचते कि वे जिस पार्टी में जाते हैं उसकी पार्टी लाइन भी कोई चीज़ होती है, पार्टी की विचारधारा भी कोई चीज़ होती है, पार्टी की कार्यशैली भी कोई चीज़ होती है। और अगर वो पार्टी इतना बड़ा पद देती है तो उसकी विचारधारा के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है उसको, उसकी कार्यशैली उसी के अकॉर्डिंग अपनी कार्यशैली बनानी पड़ती है, उसकी पॉलिसियों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। लेकिन ये एक जाट कम्युनिटी को छोड़कर बाकी सारी कम्युनिटी हैं वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जाट कम्युनिटी के नेता ऐसा क्यों करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। वो अपना अपना नुकसान नहीं करते, वो पूरी जाट कम्युनिटी का नुकसान करते हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि जाट कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि ऐसे नेताओं को अच्छी तरह से या तो समझाएं, या उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वो पूरे समाज के लिए नुकसानदायक होते हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही कहना चाह रहा था कि जाट कम्युनिटी को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा कि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के प्रति वफादार रहें, उस पार्टी की विचारधारा के साथ अपनी विचारधारा को मेल रखें और उस पार्टी के मान सम्मान को बढ़ाएं, नहीं कि उस पार्टी के मान सम्मान को गिराएं। अगर बात जगदीप धनखड़ जी की करते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसमें मोदी सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है। एक ऐसा आदमी जिसको मान सम्मान हजम नहीं हुआ और वो आदमी मान सम्मान देने वालों के खिलाफ ही ऐसा कार्य करता है, तो ऐसे आदमी को किक आउट करना ही बेहतर है। और समाज का भी ये फर्ज बनता है कि ऐसे आदमियों को कोई जगह नहीं दें। उसके बाद ये जो उस समाज का या जाटों का जो नेता बनने की या ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, तो जाट कम्युनिटी को चाहिए कि इनको अपने समाज से भी बहिष्कृत करें ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर वो उस पद के ऊपर रहते तो वो जाट कम्युनिटी का काफ़ी भला कर सकते थे, उसके लिए काफ़ी काम कर सकते थे, किसानों के लिए काफ़ी काम कर सकते थे। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना सोचा, अपने अहंकार को पहले सोचा, जाट कम्युनिटी का बाद में सोचा। तो जाट कम्युनिटी को चाहिए कि ऐसे लोगों को बाहर करें, ऐसे लोगों को कम्युनिटी के अंदर कोई जगह ना दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये विचारधारा, मेरी ये बात पसंद आई, वीडियो पसंद आया, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और चलते-चलते एक निवेदन और ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह की जो विवेचना, जो आकलन या विश्लेषण है वो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।